जैसे आपको लगातार फेलियर मिले हैं, उन चीज़ों से बाहर कैसे निकले? पता नहीं, प्रेरणा एक स्वयं के अंदर थी। मुझे था कि मुझ में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। 2027 वालों के लिए, जिनके लिए भी पर्याप्त समय है, जी कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए? जी, मैंने पहले भी कहा कि जब यदि हमारे पास समय है तो हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। लगातार 5 से 6 वर्ष मैंने सेल्फ स्टडी की। 2024 की परीक्षा में जब मुझे चौथी रैंक प्राप्त हुई, इसमें एक होता है रटना और एक होता है समझना। प्रीलिम्स में हम कितना रटें या समझें, मेंस में कितना समझें या कितना रटें। दोनों एमपीपीएससी की ऐसी तैयारी जिसमें दोनों का महत्व है। जो एस्पिरेंट्स बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, कभी एक क्वेश्चन से या कभी 2 क्वेश्चन से, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं? मुझे लगता है प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण भूमिका रहती रिवीजन की। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स में कितना जरूरी है, और यदि कोई बिगिनर्स है तो उसे कितना फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट से कई बार प्रश्न कुछ रिपीट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बुक्स हैं मेंस के लिए जो हर एस्पिरेंट्स को पढ़ना ही चाहिए। कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिसमें हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। इतिहास में मैंने वगैरह पढ़ी है। मेंस में जैसे 6 पेपर होते हैं, कौन से पेपर या पार्ट्स में हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर हम लीड ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की यदि मैं बात करूँ, इस बार 2024 का जब इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आया, तो इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले थे? हाँ, इंटरव्यू में मुझे 100। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि एमपीपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने एमपीपीएससी 2024 में रैंक 4 के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। आज हम उनके साथ एमपीपीएससी को लेकर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हम यहाँ पर मुख्य रूप से मेंस पर फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करना है, कितना करना है, कौन से सोर्सेज यूज करना है। तो स्वागत करते हैं हम हमारे आज के मेहमान शुभम मुछाला जी का, और उनकी इस जर्नी के बारे में समझेंगे और आप इनसे क्या सीख सकते हैं ये आप खुद तय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी 2024 में आप रैंक 4 के साथ डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए हो, कैसा फील हो रहा है आपको? जी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वर्षों पहले जो मैंने सपना देखा था, वो सपना मुझे कहीं ना कहीं पूरा हुआ है मेरा। और मैं अंत में इतना टूट गया था कि मैंने अपना सपना ही भुला दिया था। मैं सोच रहा था कि मुझे एमपीपीएससी का कोई सा भी पद मिल जाए, लेकिन अंततः मुझे वही पद मिला जिसका मैंने 8 से 9 वर्ष पहले सोचा था। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन आप कहाँ पर थे, कैसे पता चला आपको कि रिजल्ट आ गया है? चूँकि इंटरव्यू को 8 से 10 दिन हो गए थे, तो एक उम्मीद थी कि रिजल्ट आ जाएगा। मैं संयोग से उस समय मंदिर में ही बैठा था, भगवान के सामने प्रार्थना हो रही थी, आरती हो रही थी, और वहीं पर रिजल्ट आया। मैंने रिजल्ट देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 4 से 5 बार देखा, एडमिट कार्ड खोला, मुझे सब कुछ याद था, रोल नंबर, नाम, सब कुछ। लेकिन फिर भी आंखों के सामने मैं हर बार जब पीडीएफ देखता था मेरा नाम नहीं आता था, लेकिन इस बार पहले ही पेज पर, चौथे ही नंबर पर। तो विश्वास नहीं हो रहा था। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैंने। आंखों में हल्के मेरे आंसू भी थे। और फिर मैंने पूरी प्रार्थना वहाँ पर, आरती पूरी की, प्रार्थना पूरी की, उसके बाद में आया। फैमिली का क्या रिएक्शन था, उन्हें कैसे बताया आपने? फैमिली में जब मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन कॉल किया और बताया, तो उन्हें भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि हर बार मैं जब फ़ोन करता था तो मैं कहता था रिज़ल्ट आ गया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने जब बोला उन्हें कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही हो गई है, तो बहुत उत्साहित थे, खुश थे, और मुझे अगले दिन आने के लिए बोला कि घर आ जाओ कल। तो जैसा कि आपने कहा कि 8 से 9 वर्ष पहले आपने ये सपना देखा था, तो मैं शुरू से जानना चाहूँगा कि आपने अपनी तैयारी कब से शुरू की? कब आपको पहली बार ऐसा लगा कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए? मैंने 2016 में जब मेरा 12वीं हुआ था, तभी मेरे मन में सिविल सर्विस के प्रति रुझान आया, और तब से ही मैंने 12वीं के जस्ट बाद अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तब से ही मैं लगातार 2019 से 2024 तक अपने 6 अटेम्प्ट देता रहा हूँ। 2025 का भी मैंने दिया है,
और उसमें भी मुझे अभी मेंस था, लेकिन अब देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो 2019 में आपका पहला प्रयास था जी। तो आपके पुराने प्रयासों में क्या रिजल्ट रहा आपका? पुराने प्रयासों में हर बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच रहा था। 2019 से 2022 तक लगातार मैं पहुंचा। 2022 में मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो कहीं ना कहीं असफल था उसमें भी। 2023 की जो परीक्षा है उसका मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया है अभी तक। और ये मेरा 6ठा अटेम्प्ट था जिसमें मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। ओके, तो आप कंटिन्यू इंटरव्यू तक पहुंचे हो, जी। जो आपकी बहुत अच्छी मेंस की रणनीति को बताता है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेंस की चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही शासकीय विद्यालय से की। उसके बाद 2016 में मैंने बीए किया, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय। और ये बीए करने का उद्देश्य भी सिविल सर्विस था, तभी मैंने सिविल सर्विस की तैयारी में मैं आ गया था। इसीलिए मैंने ऐसे विषय का चयन किया जिसके सब्जेक्ट मैच होते थे। तो उसी के साथ 2019 में पूरा हुआ। उसके बाद 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ, जिसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा। इसी प्रकार फिर मैं लगातार अपनी तैयारी को जारी रखता चला गया। ओके, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर दिया। जी। तो तैयारी के दौरान आपकी सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या लगा आपको सबसे ज़्यादा? तैयारी के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती तो असफलता थी। लगातार असफल होना और इंटरव्यू तक जाकर असफल होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ देता है, मरोड़ देता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती यही थी। इसके बाद लगातार इन 8 वर्षों में 9 वर्षों में मुझे 3 सिलेबस का सामना करना पड़ा, अलग अलग। 2019 तक सिलेबस मुख्य परीक्षा का अलग था, प्रीलिम्स का अलग था। 2020 से 2023 तक थोड़ा अलग सिलेबस हुआ, लगभग 50% चेंज हो गया। और ये जो 2024 की परीक्षा है इसमें भी नया सिलेबस हो गया था। तो मुझे तैयारी को शुरू से शुरू करना पड़ रहा था। एक ये चुनौती थी। इसके अलावा आर्थिक चुनौती थी। मैं सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, सामान्य बैकग्राउंड से हूँ, तो कहीं ना कहीं इंदौर में मैंने रह के तैयारी की थी, तो आर्थिक चुनौती थी। मैं बीच बीच में काम भी करता हूँ, अपन ने साथ में भी काम किया है। टेस्ट सीरीज में काम किया एक जगह, और दूसरी जगह मैंने कंटेंट का काम भी किया है। तो एक आर्थिक चुनौती थी। मैंने उस पर भी धीरे धीरे कम सीमित संसाधनों में मैं गुजारा करता था। एक ये चुनौती थी। कई बार तो मैं पैसे बचाने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लिखता था, स्वयं से लिखता था मैं। तो एक चुनौती ये भी थी। एक मेन चुनौती थी मानसिक चुनौती। लगातार असफल होने के बाद अंत से प्रारंभ करना, इंटरव्यू तक जाकर असफल होना एक मानसिक कहीं ना कहीं अवसाद उत्पन्न करता है। बिल्कुल। मैं कई बार डिप्रेशन में भी रहता था। और जब मेरा 2022 का जब अंतिम परिणाम आया था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। तो मैं मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो चुका था। बहुत ज़्यादा मैं 2 से 3 महीने डिप्रेशन में भी रहा था। तो मानसिक चुनौती भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ओके, तो फिर आप जैसे आपको लगातार फेलियर मिले हैं, उन चीज़ों से बाहर कैसे निकले? क्या आपके अंदर चल रहा था कि नहीं मैं फेल हो गया, तो मन में ये कैसे आ रहा था आपको कि नहीं मैं कर लूँगा? ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी आपको? पता नहीं, प्रेरणा एक स्वयं के अंदर थी। मुझे था कि मुझ में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। और लगातार मैं 2019 से इंटरव्यू तक जा रहा था। तो मुझे था कि मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो रहा है, मेरा मेंस भी निकल रहा है, इंटरव्यू तक जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। तो एक आत्मविश्वास था स्वयं में कि मैं इस परीक्षा के लिए बना हूँ। कई बार टूटा हूँ, ऐसी स्थिति में मेरे माता पिता ने भी मेरा सपोर्ट किया है, कुछ मित्रों ने सपोर्ट किया। तो एक सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर था, आत्म अभिप्रेरणा था कि मैं कर सकता हूँ और इस परीक्षा के लिए मैं बना हूँ। और मैं मेरे दोस्तों को कहता भी था कि मुझ में वो गुण है या योग्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग मुझे पहचान नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आपने जॉब के साथ तैयारी की, तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि
कई बार एस्पिरेंट्स के मन में ये होता है कि यदि हम जॉब करेंगे साथ में तो हम कैसे पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे, उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने निरंतर जॉब नहीं की, बीच बीच में जब मेरी एग्ज़ाम नहीं रहती थी मैं तब काम करता था। और काम में पढ़ाई से रिलेटेड करता था, जैसे कॉपी चेक करना हो, कहीं कंटेंट का काम करना हो, तो उससे हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, हम भटकते नहीं है। तो मैंने ऐसे काम किए। तो इस प्रकार के काम यदि कोई करे तो कर भी सकता है। और अगली बात यह है कि मैं जब एग्ज़ाम रहती थी तब कुछ काम नहीं करता था, विशेष करके जो हमारी मेंस रहती है, मेंस में बहुत अधिक प्रेशर रहता है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, और नया सिलेबस रहता है। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं रहता था क्योंकि मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक हर बार पहुंच रहा था, और इस मध्य कहीं ना कहीं मेंस आ जाता था, ये इंटरव्यू आ जाता था, तो उतना लंबा समय नहीं मिलता था। तो मुझे कभी कभी 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने इतने मिलते थे। तो इनमें मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ता था और बहुत एफिशिएंसी से पढ़ता था। आपका सुबह से शाम तक का या सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का डेली रूटीन कितना होता था, और कितने घंटे आप एवरेज पढ़ाई कर लेते थे? जैसे मैंने आपको कहा कि यदि एग्ज़ाम दूर है तो मैं 7-8 घंटे पढ़ लेता था। ठीक है। कभी कभी 9 घंटे, 10 घंटे भी हो जाते थे, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती थी। लेकिन यदि जब विशेष करके मेंस परीक्षा है, मेंस में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है और बहुत सारी यूनिट है, उसमें एक दिन भी गैप नहीं दे सकते आप। तो मैं ज़्यादा त्योहारों पर भी घर नहीं जाता था। कई बार किसी करीबी के विवाह होते थे, उनमें भी मैं 1-2 दिन के लिए ही जाता था। तो मैं ऐसे समय बचाता था। इसके अलावा मैं डेली रूटीन की यदि बात करूं तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। मेंस के 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक 6 बजे उठ के लगातार मैं पढ़ता था, बीच में खाना खाने की गैप। उसके बाद मुझे दिन में सोने की आदत नहीं थी, तो मैं 10 से 15 मिनट मतलब टेबल पर ही थोड़ी देर सो लेता था। उसके बाद वापस पढ़ने लगता था। मैं न कहीं टहलने जाता था, न कहीं घूमने जाता था, न मेरे ज़्यादा दोस्त थे, गिने चुने 2-4 ही दोस्त थे। तो मेरा इन चीज़ों में कहीं समय व्यर्थ नहीं हुआ। मैं लाइब्रेरी भी जाता था, तो 1-1, 2-2 महीने यदि मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी जा रहा था तो मैं जाता था, चुपचाप बैठता था, पढ़ता था और आ जाता था। किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। इस प्रकार मैं पढ़ाई करता था। तो जैसे आप सुबह से शाम तक पढ़ाई करते थे और बहुत ज़्यादा आपका रूटीन इधर ऐसा नहीं था कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो लगातार पढ़ाई से स्ट्रेस फील नहीं हुआ? होता है, कई बार होता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आत्माभिप्रेरणा होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, जैसे होता क्या है कि एस्पिरेंट्स पढ़ लेते हैं, 2 महीने पढ़ लिए हैं, उसके बाद फिर 8 दिन का गैप हो गया, या फिर 3 महीने पढ़ लिए हैं, फिर 1 महीने गायब हो गए हैं, तो कंसिस्टेंसी उनकी कहीं ना कहीं टूट जाती है। आपने कभी ऐसा फील किया है पढ़ाई के दौरान जब गैप हुए हों आपकी पढ़ाई में? जी, अनेक बार हुए हैं। मेरा घर इंदौर से नज़दीक है, तो मैं जाता था, घर जाता था, कभी कभी 5 दिन 8 दिन रह के आता था। लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि घर रहो तो अच्छे से रहो, लेकिन जब यहाँ इंदौर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास किताबें हैं, तब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू मूवी नहीं देखना है। एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था। एग्ज़ाम हो जाती थी, उसके बाद मैं देखता था, रात भर मूवी देखता था। लेकिन जब एग्ज़ाम है यदि, तब यहाँ रह रहे हैं हम, तो पूरा समय का यूटिलाइज करें, हम वेस्ट नहीं करें, यही मेरे मन में चलता था। फ्रेंडशिप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एस्पिरेंट्स इंदौर में हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि इतनी सारी कोचिंग्स हैं, तो ग्रुप भी बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि आपके फ्रेंड कम थे, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ ने आपको फ़ायदा किया है, या कहीं ना कहीं आप इससे ऐसा फील किया है कि यार मेरे फ्रेंड और होना चाहिए था? कई बार लगता था, जैसे कि यदि आपने बोला हम डीमोटिवेट रहते हैं कभी कभी, तब कुछ फ्रेंड्स से ही हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा सर्कल मेरे हिसाब से होना चाहिए। सर्कल ऐसा हो कि जो हमसे जले नहीं, हमको आगे बढ़ाए, छुपाए नहीं, हमें बताए। तो एक निस्वार्थ दोस्ती होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना चाहिए। जहाँ स्वार्थ है वहाँ दोस्ती नहीं है। बिल्कुल, मेरा यही मानना है, सर्कल होना चाहिए जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, आप उनकी हेल्प करें। सर्कल हमें आगे ही बढ़ाता है, पीछे नहीं लेता।
अच्छे दोस्त बनाना चाहिए और होने चाहिए। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कितना एक्टिव रहते थे और अभी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का अभी ज़माना चल ही रहा है तो आप कितना इसको यूज़ करते थे? मैं सोशल मीडिया पर पहले बहुत कम एक्टिव था। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम मेरा 4-5 साल पहले से बना है, लेकिन एक भी पोस्ट नहीं थी, खोलता ही नहीं था, मुझे चलाते ही नहीं आता था। व्हाट्सएप पर भी मैं कभी स्टेटस देख लेता था या काम की चीज़ें, पीडीएफ आती है। टेलीग्राम हुआ, टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट है। इसके अलावा जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, उसको हम पढ़ाई के लिए किस प्रकार सहायता लेते हैं उसकी, ये डिपेंड करता है। हम उसे वरदान बना रहे हैं या अभिशाप बना रहे हैं, यह हमारे हाथ में है। तो मैंने तो उसे वरदान बनाया मैं अन्य चीज़ों में एक्टिव नहीं रहा। ओके, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, गलत ट्रैक पे चले गए हैं, या फिर दूसरी चीज़ें कभी? मुझे एक मन में आता था कि मैं एमपीपीएससी क्यों कर रहा हूँ। जब बार बार मैं असफल रहता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं इस परीक्षा के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन वही है कि एक मन में था कि मेरा होगा, ज़रूर होगा। और अनेक बार ऐसा लगा भी कि इधर उधर डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं काम करता था, तो जब एग्ज़ाम नहीं रहती थी तो काम करता था मैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आती थी तो मैं उस चीज़ से हट जाता था। कई बार घर वाले भी कहते थे कि कुछ और काम कर लो, कुछ अन्य चीज़ें सीख लो। लेकिन मेरे पास सिर्फ एमपीपीएससी के अलावा किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। सिर्फ मैं एमपीपीएससी के लिए बना था और एमपीपीएससी मेरे लिए बनी थी। यदि ये नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल। ओके, जैसे ये परीक्षा 3 चरणों में होती है जी, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में सबसे आपको चैलेंजिंग कौन सा वाला चरण लगा? सारे स्टेज अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। मेरी प्रीलिम से नहीं रुकी, मेन से नहीं रुकी, इसलिए मुझे पहले वो आसान लगता था। लेकिन मैं उनमें उत्तीर्ण भी हुआ तो कहीं ना कहीं बाउंड्री से हो रहा था। मेंस में मैं 4 बार असफल रहा इंटरव्यू में जाकर। तो यदि मेंस इतना अच्छा होता तो मैं इंटरव्यू में मुझे मिनिमम मार्क्स मिलते तो भी कोई सी पोस्ट तो मिलती। बिल्कुल। तो हर स्टेज की अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। कई बार हम देखते हैं कि लगातार हम इंटरव्यू तक जाते हैं, उसके बाद भी होता है कि अगली बार प्रीलिम से नहीं निकलती। कई लोगों को हम देखते हैं। तो हर परीक्षा अपने स्तर पर एक चुनौती देती है, हमें उसकी सही रणनीति बनानी चाहिए। ओके, आप एस्पिरेंट्स को कोई चैलेंज देना चाहेंगे जिससे उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करके अपनी ग्रोथ को कर सकें पढ़ाई में? चैलेंज में यही देना चाहूँगा कि जो हमारी मेंस है, मेंस में लोग पढ़ने पर ध्यान देते हैं, मैंने देखा है। मैं स्वयं पढ़ने पर ध्यान देता था, लिखने पर नहीं ध्यान देते। तो आपको लिखना है, बहुत लिखना है, रोज लिखना है, ये चैलेंज दूंगा मैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप उन चीज़ों की वजह से या वो जो गुण हैं आप में, उनकी वजह से आप यहाँ तक हो? जी, इस प्रकार के कुछ गुण हैं, जैसे कि आत्मविश्वास, दूसरा धैर्य, तीसरा है परिश्रम, चौथा है निरंतरता। इन गुणों ने मुझे इस तैयारी में बना कर रखा और डगमगाने नहीं दिया। तो ये गुण मुझे मेरे अंदर थे, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा एस्पिरेंट्स कौन सी गलतियां हैं जो बार बार करते हैं अपनी तैयारी के दौरान और उन्हें प्रीलिम्स या मेंस में फेलियर का सामना करना पड़ता है? जी, यदि प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में कुछ लोग रहते हैं जो उन चीज़ों को पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो परीक्षा में कम आती है, लेकिन उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं जिनका जो हर बार एग्ज़ाम में आती है। इसका सबसे उत्तम उपाय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप पिछले 5 से 7 वर्ष या 2019 तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र उठाइए और उनको देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। उन पोर्शन को बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो बड़े बड़े विषय हैं
इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनको लोग कहीं ना कहीं कम पढ़ते हैं। इनको हम डीप जाकर एक बार तो अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे माइंड में फिक्स हो जाए। इससे हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह सहायता मिलती है। और मेंस में जैसे मैंने पहले भी कहा, लिखने का महत्व है। तो आपको जितना पढ़ना है उतना लिखना है, साथ ही प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो टॉपर्स की कॉपियाँ देख सकते हैं हम, कोई अच्छा व्यक्ति जो हमारे संपर्क में उससे गाइडेंस ले सकते हैं। इस प्रकार मैं यदि इंटरव्यू की बात करूं, इसमें बोलना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो हम मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने जो कुछ मित्र हैं उनको अपने उत्तर सुना सकते हैं। ओके, तो अभी मेंस और इंटरव्यू की चर्चा हम और बाद में करेंगे जी। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कोई बिगिनर्स है जो अभी 12th पास आउट है, उसे अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अभी पर्याप्त टाइम है, जो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है? उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि मेंटेलिटी ये रहती है, मुझे भी थी शुरू के 1-1.5 वर्ष, कि अपने पास तो 3 साल है, बहुत समय है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन ये परीक्षा ऐसी है कि यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा 3 साल कब गए। बिल्कुल। तो प्रारंभ से ही हमें अपनी स्टडी को सीरियस लेना है और सही मार्गदर्शन में पढ़ना है। विषयों को हमें गहन अध्ययन करना है, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं देनी है, अभी लंबा समय है। तो हम जो पढ़ रहे हैं इतना अच्छा पढ़े कि हम भूले नहीं। यही पढ़ाई बाद में काम में आती है। और आज हम जो 10 दिन तक यदि एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को हम बाद में 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है, रटा जाता है। तो बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए। ओके, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है क्या एस्पिरेंट्स को, जो खासकर अभी अंडर ग्रेजुएट है? जी, एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, इतिहास की पढ़ी है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बुक्स है उनका मैंने अध्ययन किया है। पहले साइंस था, उसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। मैथमेटिक्स अभी एनसीईआरटी से पढ़ा है। तो कुछ विषय है जिनको हम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, कुछ विषय के लिए नोट्स ले सकते हैं। कहीं पर हमें बुक पढ़ना पड़ता है, कहीं हमें सरकार की वेबसाइट देखनी पड़ती है। जैसे हमें आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, मेंस में मध्य प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था और जो समाज से संबंधित जो यूनिट है 3rd पेपर में, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे सबसे बेस्ट उपाय है। तो इस प्रकार हमें करना चाहिए। हिंदी के लिए जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। निबंध के लिए अलग रणनीति होती है। ओके, तो नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, और एस्पिरेंट्स को अपने नोट्स कब बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, और कितना शॉर्ट और डिटेल्ड नोट्स एस्पिरेंट्स को बनाना चाहिए? नोट्स बनाने का मुझे लगता है सबसे सही समय है कि पहले आप सारा सिलेबस पढ़ चुके हो। एक बार सारे सिलेबस से टच हो, आपको पता होना चाहिए कि नोट्स बनते कैसे हैं। केवल एक नोट से यदि हम कोई सा बुक ले या कोई सा कोचिंग का नोट्स ले, तो हम उसे यदि छाप देते हैं तो नोट्स नहीं है। अलग अलग बुक से उठाएं, एक मेन रखें हम स्रोत, उसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं। कुछ चीज़ें छूटती है, कुछ चीज़ें अन्य नोट्स में मिलती है, तो उनको हम एक में कंक्लूड कर लें, ताकि अब जब प्री के बाद मेंस आए उसके बीच आपके पास ये समय नहीं रहता है कि आप नोट्स ढूंढने निकले, तब वो आपके नोट्स से काम में आते हैं। तो एक डिटेल नोट्स बनाना चाहिए। मैंने डिटेल बनाए थे, मैंने शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। तो कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम के 6 दिन रहते हैं उसमें दिक्कत आती है पढ़ने में। तो हमारे जो शॉर्ट नोट रहते हैं बहुत कम पेज के होने चाहिए, जो हमें उस दिन सहायता करें। बिल्कुल, इस प्रकार बनाना चाहिए। तो आपने नोट्स प्रीलिम्स के भी बनाए थे और मेंस के भी बनाए थे? नहीं, प्रीलिम्स के नहीं बनाए थे मैंने। मेंस के बनाए थे। तो मेंस में आपने 6 के 6 पेपर के नोट्स बनाए थे, या फिर कुछ टॉपिक या कुछ पार्ट्स के नोट्स बनाए थे? कुछ टॉपिक्स के बनाए थे। मेरी ये जो 2024 की परीक्षा थी, इसमें तो मैंने एक भी नोट्स नहीं बनाया था। जी, नोट्स का हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि हमारे पास यदि बड़ा नोट्स है कोई सा, या कोई सी बड़ी बुक है,
उसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप जब अगली बार पढ़ो तो उस पेज में कुछ 2-4 लाइन जो हाईलाइट की हुई है या 2-4 फैक्ट या पॉइंट है उनको आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक प्रकार से वो आपका नोट्स ही है। मैंने सारे नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ कुछ बनाए थे। ओके। रिवीजन करने का सबसे सही तरीका क्या है और एस्पिरेंट्स को कम से कम कितनी बार चीज़ों को रिवीजन कर लेना चाहिए? रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी में। आपके पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन होता है। हम पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे भूलते जाते हैं। बिल्कुल। तो यदि हम 8 दिन किसी एक विषय को पढ़ रहे हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ रहे हैं, तो 8 दिन के बाद 2 दिन हमें रिवीजन करना चाहिए। ओके। तो रिवीजन, कई बार स्टूडेंट्स को ये मन में ऐसा आ जाता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने अपने मेंस को, मैं जानना चाहूँगा, कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा? मैंने 6 मेंस दिए अभी तक। तो 6 मेंस में मेरे जो नोट्स पहली मेंस में थे 50% सिलेबस वही था। तो जो लेटेस्ट वाली मेंस दी मैंने उसमें भी वही थे, लेकिन 50% नया था। जो नया सिलेबस था उसको मैंने कम पढ़ा था थोड़ा, तो उस पर मैंने पढ़ने पर जोर दिया था ज़्यादातर। मेरी मेंस के बीच लगभग 50 दिन का गैप था। जब मैंने प्रारंभ से मैं नोट्स लाया था तो मैंने नए नोट्स को ज़्यादा पढ़ा और मेरे पुराने नोट्स थे वो कई बार पढ़े जा चुके थे। 6 मेंस में यदि मैं देखूँ तो लगभग 30 से 35 बार तो सामान्य है, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो मैंने उनको नहीं पढ़ा था, जो नया सिलेबस था मैंने उनको ज़्यादा पढ़ा था। ओके। तो इस तैयारी के दौरान जैसे आप बार बार इंटरव्यू से बाहर हो रहे थे, कभी आपने खुद को किसी और के साथ कंपेयर किया है कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ? हर बार किया कई बार किया कि कुछ लोग अपने से कमज़ोर दिखते हैं, वो बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है। लेकिन वही है कि एक मन में था कि जब होगा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और कभी कभी मैं धन्यवाद दे देता था ईश्वर को कि अच्छा हो मैं फेल हो गया, पास हो जाता छोटी मोटी पोस्ट मिल जाती मैं बड़ी लूँगा, बहुत बड़ी लूँगा। और अंत में वही हुआ जो सोचा था। ओके। तो एस्पिरेंट्स, वाकई कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं और यदि उनको ऐसा लग रहा है कि हम पीछे छूट रहे हैं लोगों से, तो उन्हें अपना माइंडसेट कैसा एडप्ट करना चाहिए? यहाँ कोई आगे या पीछे नहीं होता, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो यदि लगता है कि हम पीछे हैं तो हमें हमारी पढ़ाई के घंटे बढ़ाना चाहिए। जितना हम कहते हैं ना कि तलवार को जितना घिसोगे उतनी धार आएगी उसमें। तो सबसे उत्तम उपाय है आपको मेहनत करनी है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल। तो हमें चुपचाप मेहनत करनी है, प्रदर्शन नहीं करना है। बिल्कुल। तो अभी जो एस्पिरेंट 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए सबसे सही रणनीति क्या होगी? अभी उन्हें पहले किन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए और बाद में किन चीज़ों को? जी, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है अभी तक और आगे वो कैसे पढ़ेगा। मेरे हिसाब से अभी समय है शायद परीक्षा को, लगभग मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक हो सकती है, फरवरी में हो सकती है। तो अभी उन विषयों को पढ़ना चाहिए जो प्री और मेंस में कॉमन है। कुछ विषय ऐसे हैं जो यदि हम प्रीलिम्स से यदि अभी पढ़ते हैं तो लगभग 70 से 80% जो सिलेबस है उसका वो मेंस में आता है। इतिहास हुआ, मध्य प्रदेश की जनजाति हुई, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये जो सब्जेक्ट है, यूनिट्स हैं, ये हमें मेंस में भी आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी पढ़े हम जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हो, दोनों को अच्छा कर लें। मध्य प्रदेश वाला पोर्शन उसको बहुत अच्छा करें ताकि वो मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। अभी स्टूडेंट्स को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना चाहिए, लिखने के हिसाब से। यदि आप उस गति से और उस हिसाब से अध्ययन करेंगे तो आपके प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप डिटेल पढ़े रहेंगे। तो आपकी मेंस की तैयारी हो ही रही है, साथ प्रीलिम्स के भी हो रही है। और जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप केवल और केवल प्रीलिम्स पर फोकस करें, मेंस बिल्कुल छोड़ दें। ओके। तो 2026 का आपने बताया, 2027 वालों के लिए जिनके लिए भी पर्याप्त समय है जी,
कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए या एटलीस्ट वो मेंस में बहुत अच्छा करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे? जी, मैंने पहले भी कहा कि जब यदि हमारे पास समय है तो हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। तो इस जो 27 में दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको मेरा यही सुझाव है कि अभी मेंस पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंस पर फोकस करना चाहिए। और जो कुछ विषय है जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, इतिहास हुआ, राजनीति विज्ञान हुई और अन्य विषय, इनको अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न पत्र ऐसे नहीं आते कि आप केवल नोट्स पढ़कर प्रीलिम्स पास हो जाए। यदि प्रीलिम्स पास भी हो गए तो आप मेंस पास हो जाए। तो कुछ चीज़ों को आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के आप नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ का गहन अध्ययन जरूरी है। तभी आप लोगों से आगे हो सकेंगे और अच्छी रैंक ले सकेंगे। बिल्कुल। आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? क्या किसी कोचिंग का आपने सहारा लिया या फिर सेल्फ स्टडी पर आपने भरोसा किया? मैं जब 2016 में आया था तब मुझे MPPSC का फुल फॉर्म भी नहीं पता था पूरी तरह से। तब मैंने कोचिंग की आवश्यकता महसूस की थी। तब मैंने 2016 में चैंपियन स्क्वायर से प्रीलिम्स की कोचिंग की थी। 2017-18 में मैंने मेंस की कोचिंग की थी आज़ाद P3 से। उसके बाद 19 के बाद सिलेबस चेंज हो गया था, तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। लगातार 5 से 6 वर्ष मैंने सेल्फ स्टडी की। और 2024 की परीक्षा में जब मुझे चौथी रैंक प्राप्त हुई है, इसमें मैंने एक भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, न प्रीलिम्स में, न मेंस में, न इंटरव्यू में। यहाँ तक कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। पूरा मेरा है। मेंस में आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया? प्रीलिम्स में भी टेस्ट नहीं दिए, स्वयं से लिखे जरूर। टेस्ट दिए लेकिन खुद से लिखे। 3 घंटे बैठकर लिखा, 1.5 घंटे बैठकर लिखा, खुद से कॉपी चेक की, खुद की कमियां देखी, खुद को सुझाव लिखे और उन पे काम किया। ये तो बहुत ही अलग बात हो गई ना, क्योंकि एस्पिरेंट्स के मन में ऐसा रहता है ना कि बिना टेस्ट सीरीज के, बिना कोचिंग के हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। और आपने तो जैसा कहा कि आपने कोचिंग में जाकर नहीं लिखा, घर पे पूरी प्रैक्टिस की। और न केवल 24 में, बल्कि मुझे 5-6 साल हो गए जब मैंने टेस्ट नहीं दिया। 2019 में दिए थे मैंने कुछ जगह पर टेस्ट मेंस के। उसके बाद मैं खुद से लिखने पर ध्यान देता था और ज़्यादा से ज़्यादा लिखता था। स्टूडेंट्स खुद से नहीं लिख पाते हैं, निरंतरता नहीं रहती है। यदि हम 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र लिखने बैठते हैं तो 1 घंटे लिखेंगे, प्रश्न नहीं बना तो हम छोड़ देंगे। इसलिए लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम है। आपको मुख्य ध्यान देना है लिखने पर। कहीं पर भी लिखे, कैसा भी लिखे, आपको लिखना है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, यदि खुद से लिख सकते हैं तो खुद से भी लिखें। अब वो स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है कि हम घर पे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। हाँ। पर आपका तो था कि हम घर पे कर लेंगे। हाँ, मेरा स्वयं में था, इसलिए मैं करता था। लेकिन कोई नहीं कर पाता है तो उसको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। आपने अपनी तैयारी के दौरान कभी ऐसा कुछ फील किया है, कुछ गलतियां रही हों जो आप उनको सुधारना चाहो, या फिर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहो कि आप ऐसा मत करना? मेरा लगातार मेंस क्लियर हो रहा था, तो मैंने कुछ सुधार की गुंजाइश रखी नहीं थी। लेकिन 2020 से 23 तक साइंस का पोर्शन था जिसमें मैं कमज़ोर था, और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेंस से निकल रही थी मेरी हर बार, मैं पास हो रहा था मेंस, इसलिए, लेकिन पास में बाउंड्री से हो रहा था, ये भी था। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे अभी 2024 में यदि बात करूँ मैं, नए विषय जुड़े हैं, उद्यमिता जुड़ी है, इकोनॉमिक्स जुड़ा है, सोशियोलॉजी जुड़ा है। तो उन पोर्शन को चिन्हित करना चाहिए जो ज़्यादा अंक दिला सकते हैं। थर्ड पेपर अभी भी ज़्यादा अंक दिला सकता है। हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छे अंक दिला सकती है। मैंने गलती की थी हिंदी में ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन जो आता है, मैं कहीं ना कहीं 10-15 नंबर पीछे रहता था, और इतने ही नंबर लाने के लिए मुझे अन्य विषयों पर काम करना पड़ता था। तो वो गलती एक मेरी रही है। फिर जो प्रारंभ के जो मेरे मेंस थे, मैंने कहा मैं लिखने पर ध्यान नहीं देता था। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, बहुत कम लिखा था। तो एक लिखना मेरी कमी रही थी। राइटिंग स्किल सुधारना चाहिए। तो अभी हम ऐसा देख रहे हैं कि MPSC में भी कई अनियमितताएं चल रही हैं। कभी रिजल्ट डिले हो रहा है,
कभी पोस्ट कम आ रही हैं। तो 2024 में बहुत कम पोस्ट आई थी, तो आप कितना कॉन्फिडेंट थे? आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब ज़्यादा पोस्ट आ रही थी और 110 पोस्ट में, जो कि 96 ओरिजिनल पोस्ट थी? तो आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया और उन एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो इन तनावों से गुजर रहे हैं? पहले 50 से 60 पोस्ट आई थी शायद 2024 में। उसके बाद में और बड़ी थी, 110 हो गई थी। बिल्कुल। जिसमें मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो उसकी टोटल 12 थी, जिसमें लड़कों की 7 थी। तो दोस्त भी बोल रहे थे कि पोस्ट तो कम है, बहुत सारों ने पढ़ा ही नहीं। हाँ। लेकिन मुझे था कि 7 में एक तो मेरी है, मैं लूँगा, जरूर लूँगा। हाँ। और मैंने जो दूसरी मेंस थी उसकी तुलना में इस पे और ज़्यादा मेहनत की, और ज़्यादा काम किया। मुझे आत्मविश्वास और ज़्यादा आया कि नया सिलेबस है, नए सिलेबस को मैं अपने अनुरूप ढाल लूँ। यदि चूँकि एक ऐसी रेस थी जहाँ पर सब नए थे, मैं भी नया था, तो मुझे यहाँ अपना टैलेंट दिखाना था। तो मेरे मन में ये नहीं आया कि कम पोस्ट है तो नहीं होगा। मुझे था कि मेरा होगा, जरूर होगा इसमें तो। और साइंस हट गया था, एक चुनौती मेरे लिए थी, वो हट गया था। इकोनॉमी जुड़ गया था, तो मैंने इकोनॉमिक्स पर और अच्छे से फोकस किया। और मैं पूरी तरह इसके अनुरूप ढल गया, नए सिलेबस के अनुरूप। आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका हम एनालिसिस कैसे करें? कई बार होता क्या है कि एनालिसिस के नाम पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका हमें यह देखना है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं यदि पहले प्रश्न पत्र की बात करूं, इतिहास में यदि आधुनिक भारत का इतिहास देखें, वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, पुनर्जागरण, 1857 की क्रांति से। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से फिक्स प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर से हमें ये सीखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं हम, तो पर्यटन से जरूर प्रश्न आएगा। कल्चरल जो हमारा पार्ट है, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, उससे प्रश्न पत्र आते हैं। तो हमें वैसा का वैसा नहीं रटना है, बल्कि वहाँ से एक अप्रोच उठानी है कि किस पोर्शन से कैसा प्रश्न आता है और आगे कैसा आ सकता है। हम स्वयं एक अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या प्रश्न आ सकता है। मैंने कई बार लगाए हैं और कुछ कुछ सही हुए हैं। तो इस प्रकार एक अप्रोच हमें सीखनी पड़ेगी, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र देते हैं। एक होता है रटना और एक होता है समझना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच कितनी होना चाहिए? प्रीलिम्स में हम कितना रटें या समझें, मेंस में कितना समझें या कितना रटें? दोनों एमपीपीएससी की ऐसी तैयारी जिसमें दोनों का महत्व है। केवल समझकर आप पास नहीं हो सकते, आपको रटना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो जहाँ समझने वाली चीज़ है वहाँ समझना चाहिए, जहाँ रटने वाली चीज़ है वहाँ रटना चाहिए। कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हमें रटना पड़ता है, आंकड़े होते हैं जिनको रटना पड़ता है, कुछ वर्ष रहते हैं उनको रटना पड़ता है। लेकिन रटने का भी एक तरीका होता है। हम पूरे सिलेबस के, उदाहरण के लिए यदि 1970 में कोई घटना हुई तो 1970 में और क्या क्या घटना हुई सबको एक साथ याद कर लें, ऐसे हमें रटना चाहिए। लेकिन कुछ पोर्शन समझने वाले रहते हैं। पॉलिटी है, जैसे जियोग्राफी हुई, इतिहास है, इतिहास को रटना जरूर है, लेकिन इतिहास को हम रटने की बजाय समझ भी सकते हैं। यदि हम मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें पूरा याद रहता है। तो हम इतिहास को भी एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो हमें पूरा याद रहता है, वर्ष और सन भी याद रह जाएंगे। तो हम जिन चीज़ों को रटते हैं उनको हम समझ भी सकते हैं। एक फिल्म की तरह उस पर हम रुचि ले यदि सब्जेक्ट पर, तो रटने की आवश्यकता कम पड़ती है। कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है तो उन्हें हमें रटना चाहिए। उनके लिए हम ट्रिक्स भी बना सकते हैं। आपको सिलेबस का सबसे चैलेंजिंग पोर्शन कौन सा लगा और आपने उसको और अच्छा कैसे किया, या फिर आपने ये किया कि उसको छोड़ के किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम कर दिया? 2024 की मैं यदि बात करूं, मेंस की विशेष करके, तो सारे सब्जेक्ट पर मेरी कमांड लगभग अच्छी थी। मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन पुनः मैं आ गया था हिंदी पर, हिंदी में ट्रांसलेशन पर।
मेरा सारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से है। मैंने लगभग अंग्रेजी 2000 अपनी 12वीं के बाद अंग्रेजी पढ़ना छोड़ ही दी थी लगभग। तो ट्रांसलेशन में अंत तक मुझे समस्या थी। मैंने उस पे काम किया कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, और जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र थे उनमें जो ट्रांसलेशन आ रहा था उनको मैंने देखा। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो मेरे पास एक PDF भी आई थी, कोई सी कोचिंग की थी, उससे मैंने जो लाइनें थी वो लाइनें की लाइनें याद कर ली। टेंस थे, टेंस को मैंने समझ लिया, और जो इंग्लिश के बेसिक्स थे उनको मैंने देखा। हालांकि उतना प्रभावी मैं तो भी नहीं कर पाया हूँगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं अभी भी पीछे तो हूँगा, लेकिन मैंने ऐसे उसको सुधारा धीरे धीरे। ओके, करंट अफेयर को आपने कैसे मैनेज किया? क्या आपने करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाए थे? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर आप ये करते थे कि लास्ट टाइम में कोई मैगजीन उठाई और उससे पढ़ लिया? यदि मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो उसमें डेली न्यूज़पेपर की मुझे ऐसा लगता है कि भूमिका कम रहती है। मेंस और इंटरव्यू में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू में तो पढ़ना ही है, अनिवार्य है। मेंस में यदि आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें मिल सकती है, कुछ फैक्ट मिल सकते हैं, रिपोर्ट मिल सकते हैं जो काम में आ सकते हैं। तो हेडिंग में मेंस में देखता था। प्रीलिम्स में मैं करंट अफेयर की मैगजीन लाता था और उससे पढ़ लेता था परीक्षा के 8-10 दिन पहले, लेकिन वहाँ न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़े। मेंस में न्यूज़पेपर की भूमिका उतनी अधिक नहीं है। वहाँ पर भी हम कोई सी मैगजीन या वीडियो या न्यूज़पेपर यदि हम देखते हैं तो हेडिंग में देखता था, उससे मैं लिख लेता था करंट अफेयर। एक नोट्स बनाता था, जैसे इतिहास का करंट अफेयर क्या है उसका एक अलग पेज बनाया, 2 पेज बनाए। ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स है मुझे सिलेबस याद था कि किस यूनिट में क्या है, किस पेपर में क्या है, और किस करंट को मैं कहाँ यूज़ कर सकता था। जल संरक्षण से संबंधित कोई रिपोर्ट है, योजना है, उसको मैं उस पेज पे लिख लेता था। उस पेज पे लिखने के बाद उसको मैं अपने मूल नोट्स में लिख लेता था, ताकि वहाँ पर जब प्रश्न पत्र आए तो मेरे माइंड में एक फ्रेमिंग आ जाए कि मुझे हाँ इसको लिखना है, इससे हमारा उत्तर और बेहतर होता है। मैंने ज़्यादातर करंट पर ध्यान दिया। मैं इतिहास तक में करंट अफेयर लिख लेता था। और इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर तैयार किया था। इसके अलावा मैंने सारे विषयों में कहीं ना कहीं करंट अफेयर लिखा है, अच्छा खासा लिखा है। ओके, तो जैसे अब मैं प्रीलिम्स पर आगे बढ़ना चाहूँगा। जो एस्पिरेंट्स बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, कभी 1 क्वेश्चन से या कभी 2 क्वेश्चन से, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं? उन्हें कहाँ पर अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? मुझे लगता है प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है रिवीजन की। जब 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो 2 तो हम काट देते हैं, 2 में अटक जाते हैं। तो अटकते क्यों हैं? अटकते हैं रिवीजन की कमी के कारण। यदि आपने रिवीजन किया है, बार बार किया है, तो आप बिना ऑप्शन देख के भी उत्तर बता दोगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है रिवीजन करना चाहिए और MCQ लगा सकते हैं। MCQ यदि हमारी आंखों से गुजरा है और वही परीक्षा में आया है तो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो ये 2 मूल मंत्र मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। मैं सोर्स को लेकर बात करना चाहूँगा। आपका प्रीलिम्स एक बार भी नहीं रुका है। आपने किन सोर्सेज पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, या कौन से सोर्सेज हैं जो आपने यूज़ किए? थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा। अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग सोर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी अच्छी, कुछ नोट्स भी पढ़े थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है उसके लिए मेरे जो पहले नोट्स थे उनको मैं निरंतर रिवीजन करता रहा, करंट के अनुरूप डालता रहा। करंट अफेयर की मैगजीन्स से योजनाएं हुई, डाटा हुए। इकोनॉमी सर्वे मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने देखा भी होगा कि अब ज़्यादातर प्रश्न उससे आ रहे हैं, सीधे के सीधे आ रहे हैं। तो इकोनॉमी सर्वे में निकाल लेता था पूरा और उसमें से छांटता था। चूँकि इकोनॉमी सर्वे ऐसा टॉपिक है जो मेंस में आपके 60 नंबर कवर करता है और प्रीलिम्स में भी आपके 5 से 7 नंबर वहाँ से आते हैं। तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता था, अच्छे से पढ़ता था। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के लिए M लक्ष्मीकांत मैंने पहले पढ़ी हुई थी और उसी के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो मैंने फिर बुक को हाथ नहीं लगाया, फिर मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। तो
पूरी बुक पढ़ने में एक समस्या आती है, चूँकि मैं लगातार प्रीलिम्स से दे रहा था, तो जो मेरे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट थे ये बहुत अच्छे हो गए थे, इनमें मैं कभी मात नहीं खाता था। जियोग्राफी में महेश कुमार वर्णवाल की बुक मैंने हमेशा पढ़ी और वही थी मेरे पास, वहाँ से प्रश्न आए भी और मेरे से बने भी। और इसके अलावा जो नई यूनिट से जुड़ी, उदाहरण के लिए जनजाति, इसके लिए मार्केट में कोई सा नोट्स हम पढ़ सकते हैं। मैंने चैंपियन स्क्वायर की बुकलेट आई थी, उसको पढ़ी थी। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित हम परीक्षा मंथन ले सकते हैं, और कोई बेहतर नोट्स हो तो आप ले सकते हैं। मेरी सबसे कमज़ोर यूनिट कंप्यूटर वाली थी, सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें गलत होते थे। तो उसमें कुछ टॉपिक आते हैं जैसे सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, प्रोटोकॉल्स वगैरह, साइबर सुरक्षा संबंधित। ऐसे टॉपिक्स को एक नोट्स की बजाय आप 2-3 नोट्स लें, अलग अलग कोचिंग्स के ले सकते हैं, पब्लिकेशन के ले सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। इतना ही बता। एमपी के लिए? एमपी के लिए मैंने एक बुक नहीं पढ़ी, 3-4 बुक पढ़ी है। हो गए। हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि टॉपर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक ही बुक पर या स्टिक रहना चाहिए? कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें हमें एक ही बुक से पढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पे मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जब मध्य प्रदेश ऐसा टॉपिक है, प्रीलिम्स में 100 में से लगभग 30 से 35 प्रश्न आने ही आने हैं, तो आप एक बुक पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, वहाँ आपको एक से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जी। ओके, तो जैसे प्रीलिम्स में 10 यूनिट है, तो 10 की 10 यूनिट पर हमारी बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से सारी यूनिट्स को पढ़ना चाहिए। हम उदाहरण के लिए यदि इतिहास है, इतिहास को कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर लोग अच्छा कर जाते हैं, गलत नहीं होते। और ये परीक्षा ऐसी है प्रीलिम्स कि हमें लोगों से लड़ना है, लोगों से ज़्यादा अंक हमें अर्जित करना है, तो हर यूनिट को बराबर महत्व देना चाहिए। कुछ टॉपिक्स या यूनिट्स, कुछ सब्जेक्ट हमारे अच्छे हो रहते हैं, जैसे मेरा जियोग्राफी अच्छा था, पॉलिटी अच्छा था, हिस्ट्री अच्छा था, तो मैं उनको हाथ नहीं लगाता था। मुझे अच्छा था तो मैं बना लेता था। नए जो टॉपिक्स हैं जिस पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, उदाहरण के लिए एमपी की जनजाति वाली यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है, तो उसको ज़्यादा पढ़ता था। तो हमें ऐसे हमारे सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, उस पर और ज़्यादा काम करना चाहिए, न कि उसको छोड़ना चाहिए। ओके, तो मॉक टेस्ट प्रीलिम्स में कितना ज़रूरी है, और यदि कोई बिगिनर्स है तो उसे कितना फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? हर हफ्ते लगाना चाहिए, या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद लगाना चाहिए? मॉक टेस्ट से कई बार प्रश्न कुछ रिपीट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिपीट बहुत कम होते हैं। तो मॉक टेस्ट से हमें एक आइडिया लगता है कि प्रश्न आते कैसे हैं और किन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए। डेली मॉक टेस्ट का मैं समर्थन नहीं करता, 8 दिन में लगा सकते हैं। ओके, लूसेंट और घटना चक्र पर मैं आपका मत जानना चाहूँगा, और एस्पिरेंट्स के लिए ये, खासकर एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, और क्या आपने लूसेंट या घटना चक्र दोनों में से किसी का यूज़ किया है? मैंने दोनों का यूज़ किया है। ओके। लेकिन पहले करता था मैं 2019 या उसके बाद के जो प्रश्न पत्र थे, 19 के पहले इनका महत्व बहुत अधिक था। लेकिन अब नई यूनिट्स जुड़ी है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इनके लिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। लूसेंट में हम इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास का पोर्शन मैं प्रीलिम्स में भी पढ़ता हूँ लूसेंट से, और मेंस में भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। लेकिन सारी लूसेंट में नहीं पढ़ता अब। पहले मैंने पढ़ी है, एक लाइन लूसेंट की पढ़ी है, घटना चक्र भी लगाई है, लेकिन अब उनकी भूमिका कहीं ना कहीं कम हो गई है। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ पोर्शन कर सकते हैं, सारी लूसेंट पढ़ना कहीं ना कहीं अनुचित होगा। ओके, अब हमने प्रीलिम्स पर डिटेल में बात की, अब मैं मेंस पर आगे बढ़ना चाहूँगा। मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी, क्योंकि आपका हर बार मेंस क्वालिफाई हुआ है? मेंस में मेरी रणनीति थी कि मैं जैसे पहले लिखता कम था, तो मैंने धीरे धीरे लिखने पर अपना जोर किया। ओके। और कंटेंट का मैं, जैसे आपने पहले कहा था कि सोर्स सीमित, तो मेरे सोर्स बहुत सीमित थे मेंस में। मेंस में एक नोट्स रखता था मैं, उसमें इधर उधर से दूसरे नोट्स थे, उसका कंटेंट में लिख लेता था उसी में।
ताकि कोई पोर्शन छूटे नहीं। एक नोट्स में हम 4 नोट्स को समाहित कर सकते हैं, बुकों को समाहित कर सकते हैं। उसके अलावा आप नोट्स में ही कुछ चीज़ें लिख दें, उदाहरण के लिए करंट अफेयर लिख सकते हैं, कुछ डाटा लिख सकते हैं, फैक्ट लिख सकते हैं, तो आपको पढ़ते समय ध्यान रहेगा। तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना है, टेस्ट सीरीज से लिखना है या स्वयं से लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। और मुख्य चुनौती मुझे लगता है यही है, लिखने वाली। परीक्षा में 3 घंटे इतना अधिक प्रेशर रहता है कि हमारे कभी कभी बड़े बड़े प्रश्न छूट जाते हैं 10-10 नंबर के। यदि एक भी प्रश्न छूटा तो हम हजारों लोगों से पीछे हो जाते हैं। ओके। हाँ, तो जैसा कि आपने प्रश्न छूटने की बात कही, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने मॉक टेस्ट लिखे हों, या 2024 मेंस की ही बात करते हैं अपन, 2024 मेंस में मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न छूटे थे एग्जाम हॉल में? जो हमारे 2 अंक के प्रश्न रहते हैं वो फैक्चुअल रहते हैं, तो जो हमसे बनता है वो बनता है, जो नहीं बनता वो नहीं बनता। तो 2 अंक के मेरे छूटे हैं, हर पेपर में छूटे हैं। 7 अंक के जो हैं उनमें कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता रहते हैं, वो कुछ छूटे हैं, बहुत कम छूटे हैं, लेकिन उनमें भी मैं कुछ न कुछ रिलेटेड करके लिख देता था। जैसे एक मैथ्स का सवाल आया था 7 नंबर का, मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फॉर्मूला वगैरह लगाकर धीरे धीरे थोड़ी प्रक्रिया को मैंने आगे लिख दिया था, पूरा कोरा नहीं छोड़ा था। तो 7 या 11 नंबर का मेरे प्रश्न एक भी मतलब लगभग ऐसा नहीं छूटा था, 2 नंबर के जरूर छूटे थे। ओके। कुछ छोड़ना भी चाहिए, यदि हमसे नहीं बन रहा है तो उसे पूरी तरह छोड़ दे। और जो प्रश्न हम जो उसका समय है, मेंस में समय की बहुत कीमत है, तो उस प्रश्न के समय को हम जो हमें अच्छा आता है उसमें यदि शामिल करते हैं तो जो हमारे यहाँ नंबर कम होते हैं वहाँ नंबर बढ़ जाते हैं, तो जो नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। ओके। तो मेंस के लिए किसी भी एस्पिरेंट्स को मिनिमम कितना समय देना ही चाहिए जब वो कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सके कि अब मैं मेंस क्वालिफाई करने लायक बन गया हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि मैं जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। हाँ। लेकिन यदि इसे हम समय सीमा में नहीं बांध सकते, इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को यदि अच्छे से पढ़ लिया है पूरे को, हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को, उसका रिवीजन कर लिया है, आप यदि इतने कैपेबल हो चुके हैं कि यदि आप मुझसे डायरेक्ट अभी प्रश्न पूछे कोई सा और मैं उसका उत्तर बोलने लग जाऊं, यदि ऐसी तैयारी है तो ही ऐसा विचार आ सकता है, अन्यथा नहीं। ओके। तो जैसे मेंस का सिलेबस है, तो सिलेबस में जो जो पॉइंट लिखे हैं उन्हें कितना गहराई में हमें पढ़ना चाहिए, या फिर सिर्फ टू द पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए? जी, डिपेंड करता है। यदि एग्ज़ाम लेट है या आप तैयारी में अभी प्रारंभ हुए हैं तो एक बार बहुत डिटेल पढ़ना चाहिए। डिटेल पढ़ लिया है, आप रिवीजन के दौर में हैं, तो रिवीजन के दौर में आपको उन पॉइंट को हाईलाइट या अंडरलाइन करते जाना है जो आपको याद नहीं है और इम्पोर्टेंट है। तो हम रिवीजन करें तब उनको ज़्यादा ध्यान दें। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर रिवीजन का महत्व है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, वो लिखने में भी आपको आसानी होगी उससे। ओके। आपने हर बार मेंस क्वालिफाई किया है, कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो 3-4 मेंस लगातार लिख चुके हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जी, कहाँ गलती कर रहे हैं वो, कहाँ पर उन्हें सुधार करना चाहिए? जी, गलतियों से संबंध में ऐसा है कि गलती हर व्यक्ति अलग स्थान पर अलग तरीके से करता है। कुछ व्यक्ति लिखने में करते हैं, कुछ पढ़ने में करते हैं। किसी को ये पता नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, उसे लिखना क्या है। तो हर व्यक्ति की अलग गलती रहती है, उसे अपनी गलतियों को सीखना चाहिए। यदि स्वयं एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो हमें हमारे मार्गदर्शक को पकड़ना चाहिए। ऐसे कुछ दोस्त या सीनियर से रहते हैं जो हमें बता सकते हैं, तो हमारे उत्तर लिख कर हमें उनको बताना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मेरी गलतियाँ क्या है। गलतियाँ वो बताएंगे, स्वयं एनालिसिस कहीं ना कहीं व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो किसी सीनियर को या जो मेंस निकाल पाए हैं, लिख पाए हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, तो उनसे हमें गलतियाँ लेनी है और फिर उन गलतियों पर काम करना है कि गलतियाँ हो कहाँ रही है।
तो जैसे 2024 में तो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए मेंस के, बट उससे पहले जब आप मॉक टेस्ट देते थे किसी भी संस्थान में, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत लो हो गया है या आप कॉन्फिडेंट लूज कर गए हो उस टाइम पर? मैंने बहुत लंबे समय से टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है, न 23 में लिखी, न 22 में लिखी, न 21 में लिखी, न 20 में लिखी। 2019 में मैंने लिखी थी, लेकिन तब भी मैं नया नया था तब उस फील्ड में, मैं थोड़ी कम एज का था। तब मैं टेस्ट लिखने जब संस्थान में जा रहा था तब मुझे सीनियर कहते थे कि तुम्हारा मेंस है, सही में है क्या? मैं बच्चा दिखता था, लेकिन जब मेरे अंक आते थे तो उनसे ज़्यादा आते थे, तब वो आश्चर्यचकित रहते थे। तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे कम अंक आ रहे हैं, मैं लोगों से कम हूँ। मुझे स्वयं से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से बहुत था। तो आपने तो सालों से मेंस के टेस्ट सीरीज नहीं लिखे हैं, घर पर प्रैक्टिस कैसे करते थे? किस तरह से, मतलब बैठ करके टाइमिंग लगा के क्या करते थे आप? मैं कोचिंग्स के टेस्ट पेपर निकालता था टेलीग्राम से या कहीं जेरोक्स से निकाल कर, और मैं पहले पढ़ता था। यदि मैं पहला पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं पहला पेपर का पार्ट पूरा पढ़ लेता था या एक यूनिट पढ़ लेता था। प्राचीन भारत यदि मैंने पढ़ लिया है तब मैं प्राचीन भारत का टेस्ट पेपर लूँगा और उसे लिखूँगा। मैं यूनिट वाइज लिखने में थोड़ा कम विश्वास करता था, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अनावश्यक भी रहते हैं। तो मैं पहले पूरा पेपर पढ़ लेता था, पार्ट ए पढ़ लेता था, उसके बाद उसका टेस्ट में लिख लेता था, उसके बाद दूसरा पढ़ता था। तो मैं पढ़ने के बाद निरंतर लिखता रहता था। पहले पेपर का मैं 2 से 3 टेस्ट लगातार लिख देता था, नया नहीं लिखता था, क्योंकि परीक्षा में भी ऐसे ही करना है, हमें पढ़ना है और वहाँ जाकर लिखना है। तो उसी प्रकार मैंने प्रैक्टिस की थी। और खुद से मैं टाइम को बांट देता था कि मुझे 2 अंक के प्रश्न को 15 प्रश्न है तो 15 मिनट में लिखना है। ऐसे पूरा मैं शेड्यूल बांट देता था और 1.5 घंटे में पूरा कर लेता था। और यदि छूटता भी था तो मैं छोड़ देता था, ये मान के लिखता था कि मैं एग्जाम हॉल में लिख रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 2 नंबर वाले प्रश्न है, इतने समय में लिखना है, तो थोड़ा सा 7 मार्कर का भी बता दीजिए और 10 मार्कर का भी बता दीजिए कि कितने समय में कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब 7 मार्कर जो है उनकी भूमिका बढ़ गई है। तो 2 मार्कर के जो प्रश्न है उसको मैं 15 मिनट के हिसाब से मैंने टाइम को बांटा हुआ था। और 2 मार्कर में ऐसा होता है कि एक एक शब्द के उत्तर भी रहते हैं। कोई सा वर्ष पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है, तो लगभग 15 मिनट में हो जाते हैं। तो उसको 15 मिनट में करना चाहिए। उसके बाद हमें 7 नंबर और 10 नंबर की रणनीति बनानी चाहिए। 7 नंबर को मेरे हिसाब से 35 से 40 मिनट के बीच करना चाहिए, मिनिमम 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट। और यही रणनीति 10 नंबर में होती है। 10 नंबर को भी 35 से 40 मिनट। कुछ 7 अंक के प्रश्न हमसे नहीं बनते हैं तो हम 10 नंबर में ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो हमसे बनते हैं बहुत अच्छे से, उसको पहले बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। कुछ 7 नंबर के प्रश्नों को हम 2-2 मिनट में भी करते हैं, कुछ को 4-4 मिनट में भी। जो हमसे अच्छा बनता है उसको 4 मिनट में करना चाहिए। और जो नहीं बनता है या कमज़ोर है उसको अंत में 2 मिनट में भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा है क्या, सीक्वेंस वाइज हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए या फिर पहले 2 मार्कर फिर 11 मार्कर, क्या आपका तरीका था? मेरा पहले अलग तरीका था। 2019 से 2023 तक पहले मैं 3 अंक के आते थे तो उनको बहुत अच्छे से करता था मैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट करता था दीर्घ उत्तरी 11 नंबर के प्रश्न। पहले जो अभी 7 नंबर के प्रश्न आ रहे वो 5 नंबर में आते थे, तो मैं बड़े प्रश्नों को पहले करता था और 5 नंबर के बाद में करता था। लेकिन 2024 का जो पैटर्न आया है उसमें जो 7 नंबर के प्रश्न हैं उनकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। एक पेज में आपको 14 नंबर मिल सकते हैं, जबकि 10 नंबर के जो हमारे प्रश्न हैं उसमें आपको 2 पेज लिखेंगे तब आप 10 नंबर मिलते हैं आपको। तो पहले 2 नंबर फिर 7 नंबर, 7 नंबर को बहुत अच्छे से लिखना है, उसके बाद 10 नंबर करने हैं कि यदि हमारा प्रश्न कोई सा छूट भी जाए तो हमें उतना अधिक नुकसान नहीं हो। तो ऐसा है जैसे पेपर में पेपर 1 का पेपर हुआ तो उसमें पार्ट ए को पहले सॉल्व करें या पार्ट बी को पहले सॉल्व करें?
अलग अलग लोगों की अलग अलग रणनीतियाँ रहती मुझे है। आपकी जानना है। मेरी रणनीति ये रहती थी, मैं दोनों को साथ में उठाता था। दोनों को एक साथ? 2 नंबर यदि इतिहास है और जियोग्राफी है तो इतिहास के 2 नंबर लिखता था, फिर 7 नंबर लिखता था। फिक्स टाइम में लिख लेता था मैं, 50 मिनट में या 55 मिनट। उसके बाद मैं दूसरा पेपर की दूसरी कॉपी उठा लेता था, उसको साइड में रख के उसके 2 और 7 लिखता था। उसके बाद बड़े प्रश्नों को 10 प्रश्नों को एक साथ निपटाता था मैं। वो तो अलग तरीका था। हाँ, और शुरू से लेकर यही तरीका है 2019 से लगता अभी तक। मेन पेपर में भी आपने यही? मेन पेपर की ही बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट तो दिए ही नहीं मैंने। ठीक है। तो कुछ ऐसा गणित भी आपका रहा है जैसे पेपर 1 में मुझे इतने मार्क्स लेके आना है कंप्लीट, पेपर 2 में इतने लेके आना, तो ये वाला गणित भी थोड़ा सा बताइए। ये वाला गणित मेरे हिसाब से लगाना भी नहीं चाहिए, फेल हो जाता है। ये डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है। कभी कभी इतिहास बहुत कठिन हो जाता है, जियोग्राफी अच्छा आता है। कभी कभी जियोग्राफी कठिन हो जाता है, इतिहास सरल आता है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सा पोर्शन सरल है या जिसमें ज़्यादा अंक ले सकते हैं। उसको हम 1 घंटा 40 मिनट भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ, जैसे मैं 2023 की यदि बात करूं, उसमें इतिहास का पेपर मेरे ख्याल से इतना कठिन पेपर मैंने तो नहीं देखा था आज तक। तो उसमें जियोग्राफी में जो लीड लेगा कहीं ना कहीं दूसरों से आगे हो जाएगा। तो हमें ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हमें एट द टाइम वहाँ भी कुछ सोच सकते हैं कि जो स्कोरिंग है उसको ज़्यादा अच्छे से करें। इतिहास कठिन है तो उसे बाद में करें, क्योंकि वहाँ प्रश्न भी छूट रहे थे कुछ। तो मैं आंसर राइटिंग की बात करना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा मेंस के लिए आपके क्या सोर्सेज रहे? मेंस के लिए अलग अलग सोर्सेस रहे। 2024 में नया सिलेबस था, तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का उतना समय नहीं था। जो मेरा पुराने टॉपिक से थे, लगभग 50 से 60% सिलेबस पुराना था, बाकी नया था। तो जो पुराना सिलेबस थे उसके मेरे पास सब कुछ संसाधन थे, सब हथियार तैयार थे, तो उसको तो मैंने बस रिवीजन किया था। लेकिन जो नया था मैंने नए नोट्स अलग अलग लिए, किताबें भी कुछ ली, सोशियोलॉजी की ली थी मैंने। इसके अलावा उद्यमिता की NCERT मैंने PDF निकाली थी, फ़ोन में की थी, और उससे नोट्स भी लिए थे पब्लिकेशन के। तो NCERT को मैंने रेफर किया था, उससे मैं रिलेटेड करके, जैसे इथिक्स में मनोचिकित्सा संबंधित जो यूनिट्स जुड़ी है उसके लिए भी मैंने NCERT डाउनलोड की थी। तो मैंने NCERT का सहारा बहुत लिया है उसमें। इसके अलावा नोट्स लिए हैं, उनमें अपने इनपुट क्या शामिल कर सकते हैं हम, करंट क्या लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई नवाचार लिख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अंक दिला दे, कोई सा हम ग्राफ बना सकते हैं क्या। तो इन चीज़ों को मैंने नोट्स में शामिल किया था और वहीं एग्ज़ाम में अप्लाई किया था मैंने। तो कुछ अच्छे नोट्स या कुछ अच्छी बुक्स हैं मेंस के लिए जो हर स्टूडेंट्स को पढ़ना ही चाहिए? कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिसमें हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। इतिहास में मैंने स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ी है, मध्य प्रदेश में अलग अलग मैंने पुणेकर भी पढ़ी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको बताया M लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जियोग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी है, उसके अलावा कुछ यूनिट्स के लिए NCERT पढ़ी है, इतिहास में भी NCERT पढ़ी है। तो ये मेन सोर्स है मेरे। इसके अलावा यदि इकोनॉमी वाला पार्ट जोड़ दें हम, इकोनॉमिक्स, तो उसमें मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण मैंने एक भी नोट्स नहीं खरीदा, एक भी बुक नहीं खरीदी। 60 नंबर मेंस में 3rd पेपर में है, उसके लिए इकोनॉमिक्स सर्वे जो पूरा मध्य प्रदेश शासन का है वो निकाला और वो पूरा याद किया था मैंने। तो किसी भी एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग की शुरुआत कब कर देना चाहिए? क्या उसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शुरू करना चाहिए या फिर साथ साथ चीज़ें की जाना चाहिए? आंसर राइटिंग आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जब तैयारी शुरू करते हैं तब से ही आपको करनी चाहिए। सिलेबस पूरा तो कभी भी नहीं होता है इसलिए आप जितना पढ़ते हैं उसको आप लिख के देख लीजिए कि आप सही लिख पा रहे हैं। चूँकि यदि आप सारा पढ़ भी लेते हैं, 10 बार 20 बार भी पढ़ लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो सारी पढ़ाई व्यर्थ है। आपको अपने विचारों को परीक्षा की कॉपी में लिखना है और चेकर तक पहुंचाना है। तो लिखना ही वो माध्यम है, इसलिए पहले दिन से ही लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। एक चीज़ और डाउट में है, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आंसर राइटिंग जब हम करें तो वही का वही हम लिखने का प्रयास करते हैं। हाँ।
तो सही तरीका क्या है? क्या हमने जो याद किया है वही कॉपी में लिख दें यदि क्वेश्चन आ गया है, या फिर अपने हिसाब से हम विचारों को मॉडिफाई करके लिखें? वही का वही लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। मुझे लगता है की पॉइंट हम पकड़ सकते हैं। कोई सा भी प्रश्न या टॉपिक है, उसके कुछ की पॉइंट रहते हैं, कुछ वर्ड्स रहते हैं, कुछ फैक्ट रहते हैं, कोई योजना रहती है, कुछ की पॉइंट रहते हैं। उन की पॉइंट को हम माइंड में रखें और फ्रेमिंग स्वयं कर सकते हैं। की पॉइंट को अंडरलाइन करें। कॉपी में चेकर भी यही चेक करता है उन की पॉइंट को। कुछ की पॉइंट अधूरे रहते हैं, उनको लिखना जरूरी होता है। तो हम वैसा तो कभी रट भी नहीं सकते। कुछ चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। जैसे नई शिक्षा नीति का जो सिद्धांत या उद्देश्य है वो फिक्स है, तो आपको फिक्स वो रटना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जगह पर यह होता है कि हमें स्वयं से की पॉइंट पकड़ कर लिखना होता है। ओके, तो आंसर राइटिंग हम डेली करें या फिर कुछ गैप के साथ करें? डेली आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता कोई कर पाता होगा। बहुत कम लोग रहते हैं जो करते हैं। तो हम कुछ गैप दे सकते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन टॉपिक पढ़े, फिर उसको 2-3 दिन तक लिखे, अगला टॉपिक पढ़े, फिर लिखे। ओके, आपके आंसर इतने यूनिक कैसे बनाते थे आप? उनमें डायग्राम, फ्लो चार्ट या मैप्स, कितना रेगुलर यूज आप उनका करते थे? मैं मैप्स का प्रयोग करता था, अनेक जगह पर कर लेता था। कभी कभी इकोनॉमिक्स में भी मैं मैप बना देता था, हिस्ट्री में भी बना देता था, और जियोग्राफी तो मैप के बिना अधूरी है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास में हम इतिहासकारों के अनुसार परिभाषाएं, उनके अनुसार किसी ने कुछ बोला है, उनके इसके अलावा जो सोर्सेस हैं कि हमें प्रमाण हम किस आधार पे दे सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर करंट अफेयर का इस्तेमाल हो सकता है, उन टॉपिक्स को करंट से हम जोड़ सकते हैं और जोड़ के बता सकते हैं। मैंने इतिहास तक विषय में भी ये चीज़ की है। इसके अलावा लगभग हर विषय में मैंने तो जोड़ा है। निबंध में करंट का महत्व है, कोटेशंस का महत्व है, तो इन चीज़ों को लगभग ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो आंसर राइटिंग में जैसे 2 मार्कर हों या 7 मार्कर हों या 10 मार्कर हों, तो 2 मार्कर में हम जैसे फैक्ट की बात करें तो हमें जितनी जगह दी गई है उतनी सारी भर के आना चाहिए, या फिर 2 पॉइंट छोड़ के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना चाहिए? डिपेंड करता है कि प्रश्न आया कैसे है। कभी कभी कोई प्रश्न एक शब्द का भी रहता है, तो हमें वो एक शब्द लिख के आगे निकल जाना है। कहीं पर कोई प्रश्न ऐसा आता है जहाँ पर हम 3 लाइन पूरी भर सकते हैं, तो हमें क्षमता होनी चाहिए कि 3 लाइन सटीक फैक्ट में लिखें। 3 को हम 6 लाइन भी बना सकते हैं। कुछ जैसे कोई सी योजना है, उसका उद्देश्य आता है, तो उसका उद्देश्य 1 लाइन में भी जा सकता है, 3 लाइन में भी जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को 3 लाइन में यदि हम लिखते हैं तो बेहतर रहता है। तो डिपेंड करता है प्रश्न की प्रकृति पर, प्रश्न कैसा आया है। 3 लाइन का प्रयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो 7 मार्कर और 10 मार्कर में क्या तरीका है? जैसे 7 मार्कर में जगह कम रहती है, तो उसमें इंट्रो और कंक्लूजन भी लिखना होता है, या फिर हम सीधा पॉइंट्स में आंसर लिखना चालू कर दें? कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे इतिहास है, उसमें 1 लाइन यथासंभव यदि होता है तो इंट्रो लिख सकते हैं, 1 या 2 लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्नों में नहीं लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न सीधे के सीधे आते हैं, उनको यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन इतिहास में कोशिश करना चाहिए कि 1 लाइन में यदि इंट्रो दे सके, 2 लाइन में इंट्रो दे सके, 1 लाइन में निष्कर्ष दे सके, तो उसको करना चाहिए। जियोग्राफी में इंट्रो और निष्कर्ष की भूमिका कम रहती है। कुछ कुछ स्थानों पर लिख सकते हैं। जैसे जल से संबंधित कोई सा प्रश्न आया, तो जल से संबंधित हम योजना निष्कर्ष में लिख सकते हैं। कोई सा आंकड़ा हो तो अपन इंट्रो में लिख सकते हैं। तो जहाँ पर संभव हो, आप ऐसा मानक निर्धारित नहीं कर सकते कि कहाँ पर इंट्रो लिखना है, कहाँ पर निष्कर्ष लिखना है या नहीं लिखना है। ये डिपेंड करता है प्रश्न की प्रकृति पर कि प्रश्न कैसा आया है। एनालिटिकल प्रश्न आता है तो उसमें हमें इंट्रो निष्कर्ष दे सकते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर हम दे सकते हैं। कुछ फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं जहाँ पर हमें नहीं देना होता है, तो वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। मेंस में जैसे 6 पेपर होते हैं, तो कौन से पेपर या पार्ट्स
में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और दूसरों से हम आगे निकल सकते हैं? मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर हम लीड ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की यदि मैं बात करूँ पार्ट ए के अंतर्गत, तो उसमें जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है वो बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है, वो हमें बहुत ज़्यादा स्कोर दिलाता है, तो वहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं। जियोग्राफी में यदि बात करूँ तो जियोग्राफी में हम मैपिंग के माध्यम से मैप का इस्तेमाल करके आगे निकल सकते हैं लोगों से। इसी प्रकार दूसरे पेपर में भी जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन जुड़ा है वो भी सामान्य है और वहाँ से सामान्य प्रश्न आते हैं। इसके अलावा इसमें हम आर्टिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रामाणिक होता है। साथ ही तीसरे पेपर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, पार्ट ए में इकोनॉमी है, इकोनॉमी हमें स्कोर दिला सकती है। और पार्ट बी में साइंस वाला पोर्शन है, उसमें भी चूँकि ये फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं, इनके उत्तर फैक्चुअल लिखाते हैं, तो इनमें उत्तर अधिक फैक्चुअल होता है और अंक अच्छे हम अर्जित कर सकते हैं। जो गणित वाला पोर्शन है, लगभग 2 यूनिट में गणित का पोर्शन जुड़ गया है, तो हम वहाँ पर लीड ले सकते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में जो हमारी व्याकरण है, वो व्याकरण हमको लोगों से आगे निकाल सकती है। एक शब्द के अनेक शब्द, तत्सम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये एक एक टॉपिक है, बड़े बड़े हैं, लंबे चार्ट है, इसमें लंबी लिस्ट है, लेकिन हम इनको पढ़ते हैं तो हम दूसरों से निश्चित तौर पे आगे जा सकते हैं। तो एक कुछ पोर्शन है जिनमें हम लीड ले सकते हैं। जैसे आपने गणित की बात की, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स गणित वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, तो आपने वो कहाँ से तैयार किया? मैंने इसके लिए कुछ एनसीईआरटी का सोर्स लिया, माध्यमाधिका और अन्य चीज़ों के लिए। इसके अलावा मैंने जो कुछ टॉपिक्स थे जो नए जुड़े थे, जो सामान्य रूप से नहीं मिल रहे थे, उनको मैंने नेट पे सर्च किया और ओपन यूनिवर्सिटी की जो कुछ बुक्स थी उसमें वो टॉपिक मुझे मिले, तो मैंने वहाँ से उनको नोट्स में लिखा, नोट्स बनाया था उसका, और वहाँ से मैंने कवर किया। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक्स हैं उनको हम 10वीं की बुक्स, 9वीं की बुक्स या कोई सी ऐसी पब्लिकेशंस की बुक्स हो जिसमें वो टॉपिक कवर हो, जैसे प्रायिकता वगैरह हुआ, लाभ हानि, प्रतिशतता, तो इनको हम सामान्य किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इनको में हमें, ये हमें बहुत स्कोर दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे से पूरे अंक प्राप्त होते हैं हमें। गणित का पोर्शन तो कम है पर सोर्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो आपने सभी से निकाल करके अपने नोट्स में एक बार कर लिया? सभी से मैंने निकाला था। नए जो टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने नेट से सर्च करके पीडीएफ निकाली थी और नोट्स बनाए थे। बाकी तो मैंने सामान्य जो हमारी जो बुक्स रहती हैं, वनडे एग्जाम में भी जो कुछ टॉपिक्स आते हैं, हम वहाँ से उनको सवालों को निकाल सकते हैं, सूत्रों को अलग लिख सकते हैं। सूत्र हम 1 पेज या 2 पेज में लिख ले, उनको हम आखिरी दिन पढ़ के जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुलक का सूत्र भूल जाते हैं, सीधे के सीधे 10 नंबर गोल हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल। हाँ, जबकि वहाँ 10 में से 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये गलतियाँ नहीं करनी हमें। ऐसे को लेकर आपकी क्या रणनीति होती थी, और ऐसे बहुत जरूरी पेपर है और आप उसमें कैसा स्कोर करते थे? ऐसे मेरे कुछ ऐसे पहले से तैयार रहते थे, जैसे संस्कृति हुई, भारत की विविधता हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके में पहले से कुछ कोटेशंस, कुछ फैक्ट, कुछ डाटा, रिपोर्ट और सब टॉपिक का एक इंट्रो तैयार रखता था कि यदि 1000 शब्दों में आया है निबंध, तो इसका इंट्रो मेरे पास क्या रहेगा, ताकि मुझे एग्ज़ाम हॉल में सोचना नहीं पड़े। तो मैं एक इंट्रो तैयार रखता था, निष्कर्ष तैयार रखता था, और बीच की रूपरेखा को एक हल्का हल्का मैं लिख कर रखता था अपने नोट्स में। तो वहाँ से मेरी निबंध की तैयारी पहले से रहती थी, उसको मैं परीक्षा की रात दोहरा लेता था अच्छे से। और जब निबंध हम लिख रहे हैं, वहाँ पर टॉपिक देखना है कौन सा आया है, उस टॉपिक की हम पहले रफ कार्य में जाएंगे पीछे, और वहाँ पर पूरा चार्ट रूपरेखा बनाएंगे कि इंट्रो क्या रहेगा, निष्कर्ष क्या रहेगा, फिर किस पेज में क्या आएगा, कहाँ कारण आएगा, कहाँ परिणाम आएगा, कहाँ प्रभाव आएगा, और किस पोर्शन में कौन सा
रिपोर्ट लिख सकते हैं, कौन सा कोटेशन लिख सकते हैं, हम्म। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, कुछ हम्म। करंट दे सकते हैं। हम्म। और निबंध में सबसे मुख्य बात रहती है कि इसमें फ्लो होना चाहिए। पता चले आपने इंट्रो के बाद कारण लिख दिया, सामाजिक कारण लिख दिया, फिर सामाजिक परिणाम लिख दिया, आर्थिक परिणाम ले आए बीच में, तो ऐसा नहीं लिखा जाता। एक प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए कि यदि हम कारण लिख रहे हैं तो सारे कारण कवर करें, उसके बाद परिणाम लिख रहे हैं तो सारे परिणाम कवर करें, कहाँ कौन सी रिपोर्ट डालनी है, कहाँ कौन सा डाटा डालना है, कौन सा कोटेशन डालना है, वो रिलेवेंट है या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमें होगा हमारी प्रैक्टिस से। हम स्वयं से कुछ निबंध लिख के देखें, पहले कुछ टॉपिक ले, उसको पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर स्वयं से लिख के देखो, हमें एक आइडिया लगेगा उससे, किसी से हम चेक करवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए। एथिक्स में जो केस स्टडी है उनमें भी एस्पिरेंट्स को समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो केस स्टडी को कैसे टैकल करें? केस स्टडी सामान्यतः ऐसी आती है कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, या यदि आपने एथिक्स का जो पूरा सिलेबस पढ़ा है, अच्छे से एथिक्स पढ़ा है, तो आप केस स्टडी को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम उसमें कुछ अपने इनपुट से भी डाल सकते हैं। जैसे सरकार की कोई रिपोर्ट हो, हम लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। यदि मान लो में भ्रष्टाचार आता है तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि कुछ सुझाव आया या इस प्रकार का कारण आए, तो हम उसमें भी कुछ जीवंत अपनी ओर से लिख सकते हैं। तो मैंने यही किया था। ओके, तो मेंस की हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी हो गई है जी। अब मैं इंटरव्यू पर आगे बढ़ना चाहूँगा। अच्छा, 2024 का जब आपने मेंस दिया, पोस्ट कम थी हालांकि, आप कितना कॉन्फिडेंट थे कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा? मुझे एक अंदर से था, एक आवाज़ आ रही थी कि इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। अब किस स्तर का आएगा, मुझे ये भी था कि मेंस अच्छा गया है, एक मन में था। चूँकि 24 का सिलेबस नया था, मैंने मेरे दोस्तों से भी कुछ लोगों से पूछा था, तो उठ के गए थे लोग पेपर देने, ऐसा भी था। सबने लगभग 30 दिन 40 दिन पढ़े थे, किसी ने तो पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था। लेकिन मैंने 40 दिन 50 दिन इतनी मेहनत की थी कि मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया था उन दिनों में। हर टॉपिक सिलेबस का कवर किया था मैंने। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी वहाँ पर। मैं रात दिन पढ़ता था, तो मुझे एक आत्मविश्वास था कि इंटरव्यू कॉल तो आना ही है। और अभी तक मैं इनसे रुका नहीं था, हर बार इंटरव्यू कॉल आ रहा था। तो मैं यदि उठ के भी जाता तो भी इंटरव्यू कॉल तो आ जाता है ऐसा एक मन में आ गया था मेरे तो वो तो था। अब आता है इंटरव्यू का फेस। तो हर बार मैं इंटरव्यू तक में जाकर असफल हो रहा था। लेकिन मैंने ये इंटरव्यू हम देखें तो 1 महीने की तैयारी नहीं होती, 2 महीने की तैयारी नहीं होती, ये हमारा वर्षों का संघर्ष है। जब मैंने 2020 का मेरा पहला इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कुछ सरल सवाल जो थे या मुझसे रिलेटेड जो सवाल थे उनके भी अच्छे उत्तर नहीं दे पा रहा था। हेजिटेट हो रहा था, पता नहीं, डर लग रहा था। चूँकि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, मैं न कहीं मंच पर कभी गया न कभी कुछ बोला था, तो एक मन में डर था। और वहाँ आर्या पार की लड़ाई होती है। इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपका सारा भविष्य इंटरव्यू लेने वाले के पास रहता है, उनके एक अंक लिखने से रहता है कि आपका जीवन बन रहा है या बिगड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ डर रहता है। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मिरर प्रैक्टिस की। स्वयं से मैं बोलता था, मेरे कुछ दोस्त थे उनको मैं बोलता था कि रैंडम आप कोई सा भी प्रश्न पूछो, मैं उसका कोई सा भी उत्तर देता था। इसके अलावा जो हमारा डेफ रहता है उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, हमारी हॉबी, ग्रेजुएशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, और अब नए भी कॉलम जुड़ गए हैं, तो उनमें हम क्या लिख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। और जो हमारी जो एक्चुअलिटी है, वास्तविकता है, हमारे जो जड़ें हैं, हमें उससे जुड़कर रहना चाहिए। तो इंटरव्यू में की तैयारी जब आप कर रहे थे तो आपने तनाव फील किया था? तनाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरा इंटरव्यू की तैयारी एक लंबी तैयारी थी। 2023 के इंटरव्यू पहले हुए थे। जैसे ही 2023 का इंटरव्यू दिया, 2-3 दिन बाद 2024 की डेट आ गई थी।
तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत लंबी खिंचा गई थी। करंट अफेयर पूरा तैयार था, डेप पूरा अच्छे से तैयार था। तो जब 2023 का इंटरव्यू था उसमें तनाव था मुझे, नया डेप आया था तो नई चीज़ें लिखनी पड़ी थी कुछ, तो उसको तैयार करने में थोड़ा मुझे समस्याएं आ रही थी, कॉन्फिडेंस भी हल्का कम हो रहा था। लेकिन इंटरव्यू जैसे ही दिया मैंने, जस्ट 1 महीने बाद 2024 का इंटरव्यू आ गया था। तो उस बीच मुझे कोई भी तनाव नहीं रहा। मैं जब इंटरव्यू देने भी गया तो वहाँ भी मुझे तनाव नहीं रहा, आसानी से मैंने दिया। और मेरा जो ओरिजिनलिटी है, जो विनम्रता के साथ मैंने सारे उत्तर वहाँ पर दिए। इंटरव्यू बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो अनएक्सपेक्टेड रहे हों और आपसे नहीं बने हों? इस बार के इंटरव्यू में ऐसा विशेष कोई प्रश्न नहीं था। कुछ फैक्चुअल प्रश्न थे जो मुझसे नहीं बने थे, लेकिन उनमें मैंने 1-2 प्रश्न ही थे ऐसे जिनमें सॉरी बोल दिया था। तो ऐसे कुछ उटपटांग प्रश्न तो नहीं हुए थे, सब अच्छे सामान्य प्रश्न थे और एनालिटिकल प्रश्न ज़्यादा थे जिनका मैंने अच्छे से उत्तर दिए थे। आपका इंटरव्यू लगभग कितनी देर चला होगा? इंटरव्यू लगभग 18 से 20 मिनट चला था। मेरा पहले ही दिन था और चौथे नंबर पे था मेरा। तो अच्छा चला था इंटरव्यू और लगातार रुचि भी ले रहे थे पूछने में। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकले, मन में क्या आया? इंटरव्यू आपका कैसा रहा? मन में ये लगा कि मैंने इतना अच्छा कैसे बोल दिया। पता नहीं, मुझे लगा कि माँ सरस्वती मेरी जबान पर आ गई थी। जो भी प्रश्न आ रहा था मैं उसका इतना कॉन्फिडेंस में, इतनी मुस्कुराहट के साथ इतना अच्छा उत्तर दे रहा था, सटीक उत्तर दे रहा था। तो मन में तो वहीं से लग गया था कि सिलेक्शन तो इस बार हो रहा है अपना। इस बार 2024 का जब इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आया तो इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले थे? हाँ, इंटरव्यू में मुझे 185 में से 150 अंक थे, जो सेकंड हाईएस्ट अंक है। हाँ। तो पिछले इंटरव्यू और इस वाले इंटरव्यू में क्या आपने अलग किया जो आपको 150 जो कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं 2024 में, क्या अलग किया? मैंने जब इस बार इंटरव्यू दिया तो बोर्ड में जितने भी मेंबर थे सब ने अपने अपने प्रश्न पूछे और सारे खुश थे। मैंने सबको इतने बेहतर तरीके से उत्तर दिया कि सब प्रसन्न हो गए थे। तो मैं जब इंटरव्यू देकर भी आया, मैंने अपने दोस्तों को मेरा अनुभव इंटरव्यू का बताया, तो उनका था मिनिमम 150 आएंगे और 150 का आंकड़ा उन्होंने दिया और वही मुझे रिजल्ट में देखने को मिला। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हमने बहुत ही विस्तार से खासकर मेंस पर और प्रीलिम्स पर भी चर्चा की है और आपने जो भी गाइडेंस दिया है वो डेफिनेटली एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी में मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।